मुल्क की मईशत बहुत ही अहम मौजू है। आप जान रहे होंगे और जानते होंगे कि जो सियासी कशमकश भी बढ़ रही है इस मुल्क के अंदर, वहाँ पे मईशत के बुनियादी नुक्ते के ऊपर किसी न किसी तरीके से एक इत्तेफाक होने जा रहा है, जिससे ये लोग मिसाक मईशत का नाम दे रहे हैं। होता नहीं होता वो तो खैर हम देखेंगे। और जहाँ तक मुल्क की मईशत का ताल्लुक है तो हमें यह भी याद रखना है कि ताजिर और सनतकार बिरादरी जो है इसका उसमें बड़ा अहम किरदार है। और ताजिर और सनतकार बिरादरी मुल्क की मईशत की समत का तयन कर सकती है। यहाँ पर हम ये भी जिक्र करते चलें कि फेडरेशन जो है हमारी FPCCI, उसका भी यहाँ पर बड़ा अहम किरदार है। और दीगर भी जो तिजारती सनती तंजीमें हैं, एसोसिएशंस हैं या चैम्बर्स हैं, उनका बड़ा अहम किरदार है मुल्क की माशी तरक्की में। अभी अभी फेडरेशन के इंतखाबात हुए और फेडरेशन के इंतखाबात के अंदर मैं कहूँगा कि बड़े मज़ेदार किस्म के नताइज आए हैं। और बिजनेसमैन पैनल बमुकाबला UBG पैनल हमने देखा। और मैं चाहूँगा कि आज मैं खुश आमदीद कहूँ, हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे जनाब मियां अंजुम निसार साहब, साबिक सदर FPCCI और BMP के मोतमर आला और सरबरा। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया जी। मियां अंजुम निसार साहब, सबसे पहले तो मेरे ख्याल आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस आर इन प्लेस। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं कामयाब भी हुए, मुंतखब भी हुए, और साथ साथ सदर और सीनियर नायब सदर के ओहदों के ऊपर आपके बिजनेसमैन पैनल के लोग जो हैं, बिजनेसमैन पैनल के लोगों को कामयाबी हासिल हुई। तो आप हमारी जानिब से मुबारकबाद कबूल करें। और इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि आपने बड़ा जेंटलमैन लाइक बिहेवियर दिखाया, और उसके बावजूद कि कुछ आगाज़ के अंदर परेशानियां और कशमकश ज़रूर थी, लेकिन आपने बड़ा पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर के लिए आपने वक्त का तयन करते हुए और मामलात को देखते हुए सही फैसला करते हुए ट्रांजिशन ऑफ पावर भी की। तो इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार लाता हूँ कि हमारे ग्रुप ने अल्हम्दुलिल्लाह 13 में से 8 सीटों पे कामयाबी हासिल की, जिसमें प्रेसिडेंट साहब की सीट है, नासर मकबू, और उसके अलावा ख्वाजा शाहजेब साहब की सीट है। उसके अलावा एक सीट पे टाई है, एक सीट पे जो कोर्ट केस है। 3 सीटें डेफिनेटली UGP ने क्लियरली जीती हैं, जिनमें उनकी एक जो है वो पंजाब की है, एक सिंध की है और एक आरफ जीवा साहब की। ये 3 सीटें क्लियर जीती हैं। 2 सीटें अभी भी वो मुतनाज़ा हैं, उसमें कुछ ना कुछ मसले हैं, क्योंकि एक सीट पे 4-4 वोटों से टाई हो गया था, जो कैप्टन की सीट थी, और जो स्मॉल की सीट है उस पर भी कुछ अदालती मामला, वो भी कंडीशनल, जो जीते हुए कह लें कि कैंडिडेट है, कंडीशनली उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और उसका जो फैसला करेगी। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी ने मेरी जो छोटी मोटी खिदमात थी, जो एतमाद किया बिजनेस कम्युनिटी ने मुझ पर और मेरे ग्रुप पर, और मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी। आपको अंदाजा होगा कि इस इलेक्शन में बहुत सारे ड्रामाई मोड़ आए जी। और उसमें एक तो हमारा कुछ हिस्सा जो है वो हमें छोड़ गया। और क्योंकि देखें ब्लैकमेल होना वो मेरे अपना जो है वो जो शामिल नहीं है, तो वो ब्लैकमेल नहीं हुआ। हमने कहा जो भी मुश्किल हालात हम देख लेंगे और जो भी है जैसे भी हम उनसे निपटेंगे। नहीं, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ मियां अंजुम निसार साहब, आप जेंटलमैन लाइक आदमी हैं, सीधे साधे आदमी लगते हैं, मतलब जाहिरी तौर पर कारोबारी तो आप बड़े श्रूड बिजनेसमैन हैं। मतलब आपकी तरफ से बड़ा मैंने देखा पॉलिटिकल, आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको, मतलब जिसे कहते हैं इलेक्शन को मैनेज किया एक तरह से जिसे कहते हैं, क्योंकि ऐसा महसूस होता था इन द पास्ट मैंने, क्योंकि आपको हमेशा देखा ताजिर सियासत थोड़ा सा हैंड्स ऑन किस्म की चीज़ है, आप इसके बड़े मतलब ये मारूफ खिलाड़ी हैं, लेकिन कोई फार्मूला बताएं, मुझे समझ नहीं आया ये कुछ हुआ क्या। वो तो दूसरी तरफ तो शादियाने भी बज गए थे, तो वहां तो ढोल भी बज रहे थे, नाच गाने भी हो रहे थे, आपने हाथ से उनके जो है वो ये तमाम चीज़ ले ली। तो कुछ मैं भी सोचता रहा, मैंने कहा मियां अंजुम निसार साहब कभी शो पे आएंगे तो उनसे पूछूंगा भाई कि किस तरह से उन्होंने ये पॉलिटिकली उन्होंने मैनेज किया है। जी
देखिए जी, शादियाने और ये ढोल ढमक्के और जो बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े जो तजज़िये थे, ये बिफोर इलेक्शंस थे। जी जी और इलेक्शन वाले दिन उनकी बॉडी लैंग्वेज क्लियरली नजर आ रही थी। और हमें तो जो है कि लास्ट हमने जो एसोसिएशन का एक कैंडिडेट खड़ा किया, क्योंकि हमारे जो 30 वोट जो हैं वो मौजूद अदालत बलूचिस्तान ने इलेक्शन से 29 तारीख को 4:30 बजे एक डीपी ने बंद कमरे में वो फैसला किया, नोटिस भी नहीं आया हमें। तो वो मैं नहीं समझ सका वो क्या वजूहात होंगी, वो बाद में उसको देख लेंगे। लेकिन उसके बावजूद हमने इमीडिएटली बंदा रिप्लेस किया, कैंडिडेट खड़ा किया और वो भी 5वें नंबर पे आया। तो आप हमारी पॉपुलैरिटी के और ग्रुप की जो स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं। एक तो जिसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब कहा कि भाई मैंने आपको कैंडिडेट बनाना है, दोस्तों की एक सिंसियरिटी है, एक उनकी कमिटमेंट है, एक उनका एतमाद है मुझ पर, वही मेरा असल असासा है। एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है मियां अंजुम निसार साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस मौजू पर भी बात करते हैं और मुल्क की माशी तरक्की पर भी बात करते हैं, और ये जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस मौजू के, इसके बारे में और तफसीली गुफ्तगू करते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मियां अंजुम निसार साहब के साथ बात हो रही है और इलेक्शन के अंदर जाहिर बात है इस वक्त मौजूदा इनके पैनल के ही सदर हैं और सीनियर नायब सदर भी इन्हीं के पैनल के ही हैं। उसके अलावा भी इन्होंने काफ़ी एलेबरेट कर दिया इलेक्शन के मुतालिक। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है मियां अंजुम निसार साहब, अब बात यह है कि यूबीजी ग्रुप जो है उनको अभी अली रहीम साहब की ज़ात के ऊपर इख्तलाफ शुरू हो गया। ये इख्तलाफ उनको इलेक्शन से पहले करना चाहिए था। इलेक्शन रिजल्ट के आ जाने के बाद उनको जिमखाना के इंतखाबात याद आ गए और उनको ये याद आ गया कि पुराने हरीफ हैं और बड़ी जनाब दुश्मनी है और कोई जाती दुश्मनी निकाल रहे हैं। ये चीज तो पहले उन्हें डिस्कस करनी चाहिए थी ना, तो ये चीज बाद में डिस्कस करने का क्या फायदा? क्या कहते हैं आप मियां साहब? जी देखिए, अब ये सामखा कीचड़ उछाल रहे हैं, हकायक को देखें जी और देखिए रिजल्ट्स को देखें जी रिजल्ट्स में कितना फर्क है। जी ये इलेक्शन कमीशन ने तो ये रिजल्ट जनरेट किए। जी हमारा जो एसोसिएशन में जो हमारे जो रिजल्ट हैं, हमारे जो कैंडिडेट हैं वो 140 वोट ले रहे हैं जी, और हमारा जो 16 घंटे पहले जो हमने कैंडिडेट खड़ा किया था जी उसने भी 93 वोट लिए हैं। 16 घंटे जिसने जो कंपेन भी नहीं कर सका। जी जी देखें उनका जीतने वाला जो है वो 108 पे जीता है, आरिफ जीवा साहब जो हैं। जी जी तो कहने का मकसद ये है कि कंपैरिजन तो था ही नहीं। एसोसिएशन में तो हम बहुत ही बेहतर थे और बहुत ही सिग्निफिकेंट रिजल्ट रहा। बाकी सिंध की जो सीट है वो समझते हैं कि हम जीते हैं, तो उनको भी पता है वो किस तरह जीते और क्या हालात थे, और मैं अभी उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। हमारे पास कैंडिडेट थे लेकिन कुछ ऐसे मामला बने कि हम कैंडिडेट वहां से ना खड़ा कर सके और हम किसी दोस्त को आजमाइश में भी नहीं डालना चाहते थे। तो गुजारिश ये है कि हमें तो हमारी जो लीड थी, आप शाहजेब अकरम साहब को देखें, उनकी जो लीड है 7 वोट्स की है अगेंस्ट उनके जो आरोप मुख्तार साहब खड़े थे। तो हमारी लीड तो हर जगह बड़ी तगड़ी लीड थी। हाँ, पंजाब में उनकी लीड अच्छी थी, पंजाब में उन्होंने 26 वोट लिए, हमने 12 लिए हैं, लेकिन हमने 7 से 12 पे आए हैं। 5 वोटों की हमने वहां भी यानी कि 2.5 चैम्बर हमने अपने हक में किए हैं इन ईयर। तो 12 लिए सियासत कुछ धड़ाबंदी की भी होती है। तो उस हवाले से अब इंशाअल्लाह इस साल कोशिश करेंगे कि उस गैप। मैंने एक बड़ी अच्छी रिवायत देखी कि वो जब आप लोग मतलब इलेक्शन में, जाहिर बात है ये तो एविडेंट हो गया था कि आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही। उसके बाद मैंने ऐसे मुनीर साहब का बयान देखा, उन्होंने आपकी शख्सियत के बारे में बड़ी अच्छी बात की और उन्होंने आपके बारे में भी बड़ी अच्छी बात की कि मियां अंजुम निसार साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत काविश की है। तो आगे जाके मेरे ख्याल, क्योंकि मामलात ताजिर सनतकारों के तो मुल्क की मईशत की बेहतरी की जाने भी जाने वाली बात है, मेरे ख्याल एक अच्छी रिवायत सेट हो गई। आगे अब जो भी मामूली इख्तलाफात रहते हैं उनको तो हटा नहीं सकते, लेकिन कम अज कम ये है कि मुल्क की तरक्की के मुतालिक तो आप लोग मुत्तफिक ही है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उन सबकी जिम्मेदारी तो यही है जो भी इस पॉलिटिक्स में है जी जी कि मुल्क की मईशत, मुल्क की सनत को, मुल्क की ज़राअत को बेहतर करें ताकि आम बंदे की हालत बेहतर हो।
और जो हम डिपेंडेंसी होती है हमारी बार बार हर वक्त जो हम बाहर से कर्जे ले रहे हैं और उनकी डिक्टेशन भी फिर उनके इंटरेस्ट को भी वॉच करते हैं, तो अल्टीमेटली तो ये मुल्क दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के हिसाब से। तो इतनी बड़ी डोमेस्टिक मार्केट होने के बावजूद हम सनत अपनी सेट नहीं कर सके। उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है। इसे थोड़ा और कम हो जाए, वो मैंने बड़ी कोशिश की। वेरी फर्स्ट डे से मैंने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत फोकस रखा और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी आउट ऑफ द वे बार बार डिबेट करते रहे, बहस करते रहे। शायद मैं थोड़ा सा कई मुकाम पे जरा आगे भी निकल गया हूँगा, डिकोरम के खिलाफ भी चला गया हूँगा, लेकिन मैंने अपना मौकफ जो है वहाँ कैबिनेट के अंदर और जो जितने जो कंसर्न मिनिस्टर साहबान थे वहाँ बैठे हुए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे, वहाँ जरूर अपनी बात रिकॉर्ड करवाना चाह रहा था कि जनाब अगर हमने अपना मईशत ठीक करनी है तो हमें अपने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कंट्रोल करना होगा। 13.25% मार्कअप पे आपकी सनत नहीं चल सकती और 15-16 सेंट की बिजली पर आपकी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें, हमें कोई सब्सिडी नहीं चाहिए। तो बहरहाल अल्लाह ने भी मेहरबानी की, मार्कअप तो 7 हो गया, 6.25% की कमी हो गई। बहुत सारी हमारे दोस्तों की जो इंडस्ट्री की जो बैलेंस शीट है वो रेड से ग्रे में आ गई या ग्रीन में आ गई और कुछ लोगों को वहां से फैसिलिटी हुई, उनको सहूलत मिली। और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि बिजली की प्राइस में भी सिर्फ पीक आवर्स में जो 5 रुपए पर किलोवाट है वो कम किए गए। चलो उससे भी कुछ इंडस्ट्री का भला हुआ होगा, लेकिन बहरहाल हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को हमें कंट्रोल करना होगा। जब तक ये नीचे नहीं आएगी आप बाहर की दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते और उसके लिए कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स की जरूरत है। बिजली जो है हमारी 3 टीयर्स पे जो है ना नुकसान हो रहा है, ट्रांसमिशन में, जनरेशन में और लाइन लॉसेज और थेफ्ट में। तो इन चीजों को कंट्रोल किया जाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मियां अंजुम निसार साहब फिर आएंगे आपके साथ इस मौजू पर बात करें। खास तौर पे ये जो आप हमेशा बावर कराते हैं और प्रोग्राम में भी इसका जिक्र करते हैं कि हमारी डोमेस्टिक यानी हमारी मुकामी जो मार्केट है इतनी बड़ी है, हमारी मुकामी तौर पे पैदावार इतनी ज्यादा है, आखिरकार हम उसको निगलेक्ट क्यों करते हैं और हम हमेशा एक्सपोर्ट के बारे में बातें करते रहते हैं। लेकिन मियां अंजुम निसार साहब ने पहले भी ये बात रेज की थी, आज भी रेज कर रहे हैं कि मुकामी जो हमारी एक जिसे आप कहें पैदावार है उसकी जानिब तवज्जो देना और मुकामी तौर पर ही उसकी खपत होती है, उसकी जानिब तवज्जो देना बहुत जरूरी है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। अच्छा, मुझे बड़ी अच्छी बात हमेशा ये लगी है कि जब भी मियां अंजुम निसार साहब आते हैं तो हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक डिमांड और डोमेस्टिक कंजम्पशन के बारे में बात करने का मौका मिलता है। ये जो एक मेरे ख्याल हमारे यहाँ सुपरफिशियल सा एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड किस्म की अप्रोच बनाई होती है, उससे थोड़ा हट के बात करने का मौका मिलता है। मियां अंजुम निसार साहब आपने फिर हाईलाइट किया और आपने खास तौर पर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की जानिब भी हमें जो है वो हमारी तवज्जो मबजूल करवाई। अहम बात ये यहाँ पर जो मैं आपके सामने रखता हूँ वो ये कि हुकूमत को किस हद तक ये बावर कराया जा सकता है कि भाई ये जिस स्केल और साइज की बात हो रही है डोमेस्टिकली, दैट्स अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एंड मेनी टाइम्स यू हैव कोटेड इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। मैं चाहूंगा उसको थोड़ा सा आप एलेबोरेट करें ताकि डिसीजन मेकर्स उसके बारे में सोच सकें। जी देखिए जी, एक्सपोर्ट जो है आपकी जीडीपी का 8% है और 23-24 बिलियन डॉलर, राइट। वेयर जो आपकी डोमेस्टिक है आपकी जो जीडीपी है वो 92%, सो उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है। डेफिनेटली आपको एक्सपोर्ट को भी जिंदा रखना होगा क्योंकि आपका एक ट्रेड बैलेंस और करंट अकाउंट डेफिसिट से आपने बचना है। अल्हम्दुलिल्लाह करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो पॉजिटिव हो गया है और उसमें तो बेहतरी आ गई है। अच्छा, मेन जो इसमें जो इसमें इशू है जिसको फोकस करने की जरूरत है कि हमें एक्सपोर्ट को भी कम करना है, क्योंकि जितनी इंपोर्ट हम कम करेंगे, जितनी लोकल इंडस्ट्री को रिवाइव करेंगे उतना ही बेहतर होगा। तो इस मुल्क में इंडस्ट्री बहुत ज्यादा गुंजाइश है लगने की और अभी क्योंकि इस साल 1.5 साल के अंदर बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने हैं, 4-5 बने हैं आपके
KPK में 3 बने हैं आपके पंजाब में, एक SCG जो है आपका धाबी जी के नाम से जामचोरों के करीब बन रहा है 1500 एकड़ पे। सो ये चीजें अब जैसे जैसे डेवलप होंगी, मैं समझता हूँ कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम जैसे ही खत्म होगी, और जो पहले इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो सड़कों पे इंडस्ट्री लगाता था और बाद में उसको हर काम के लिए स्पेशल अरेंजमेंट करने पड़ते थे, लाइट लानी है, सीवरेज का निजाम बनाना है, कुछ भी है, उसको हर काम के लिए स्पेशल अरेंजमेंट करने पड़ते थे। तो मेरे ख्याल में अब वो एक स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा और सनअतकार जो है वो फोकस रखेगा इसके ऊपर अपनी इंडस्ट्री लगाने पर। एक मैंने बात, क्योंकि कराची के दोस्तों से जहाँ से मुझे फीडबैक है, कराची में सनती जमीन बहुत महंगी है जी। इतनी महंगी जमीन पे पारा नहीं खा सकती, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब एक धाबे जी बन रहा है। आई थिंक ओनली धाबे जी इज नॉट इनफ, इसके अलावा कुछ नए इंडस्ट्री। अच्छा मियां अंजुम निसार साहब, यहाँ पर ना आपको पीर बाबा से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो हाउसिंग स्कीम तो बहुत सारी बनाते हैं, आपको पता है पीर बाबा भी आप ही के शहर के हैं, तो उनसे अगर आप बात कर लें तो वो कम से कम जो हाउसिंग सोसाइटियां इतनी सक्सेसफुल होती हैं उनकी प्राइवेट सेक्टर में, वो इंडस्ट्रियल भी कोई सोसाइटी बना लें प्राइवेट सेक्टर की, तो आई थिंक इट विल बी अ बिग सक्सेस, मेरा ऐसा ख्याल है। नहीं, आपने बिल्कुल बजा कहा, मेरे भी ज़हन में ये चीजें बहुत दफा आई और ये आसान होगा, क्योंकि वहां तो देखे ना 5-5 मरले, 3-3 मरले, 7-7 मरले के घरों के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बनाना पड़ता है। यहाँ 1 एकड़ 2 एकड़ 10 एकड़ 50 एकड़ के प्लॉट्स जो होंगे, तो यहाँ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरेटिवली कम बनाना पड़ेगा। और ये जो बड़े जो डेवलपर्स हैं, अगर वो इस काम में आगे आए तो मैं समझता हूँ कि एक तो प्रॉफिट मिलेगा उन्हें, और दूसरा मुल्क पर भी बहुत बड़ा एहसान होगा कि इंडस्ट्रीज जो है वो अच्छा एक कंडूसिव एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि अब आपकी एक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मुल्क की लीडरशिप के साथ अब डेवलप हो गई है, तो मेरी आपसे गुजारिश ये थी कि जैसे मैंने बात की कि मैं जानबूझ के पीर बाबा का नाम नहीं लेता, फिर कहीं ऐसे ना हो कि वो नाम ले दिया, लेकिन ये कि मैं एक का तो नाम ले सकता हूं कि हमारी डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो भी हाउसिंग सोसाइटी बनाती हैं। अगर वो इसी तर्ज के ऊपर डिफेंस इंडस्ट्रियल अथॉरिटी भी बना लें और वो भी पैरेलल एक मतलब एक जैसे कहते हैं कि एज ए मॉडल मुल्क की तरक्की के लिए उसको करें, क्योंकि आपको पता है ये मुल्क का स्ट्रेटेजिक एसेट है, इंडस्ट्री जो है मुल्क की स्ट्रेटेजिक एसेट होती है। आपको याद होगा कि दूसरी जंग अजीम के अंदर जर्मनी का इंडस्ट्रियल एरिया इन्होंने तबाह किया था राइन का। जी जी नहीं, डेफिनेटली कोई हर्ज वाली बात कोई नहीं। बड़े डेवलपर, भले वो DHA हो, भले वो मलिक रियाज साहब की सूरत में हो, या और बड़ा कोई डेवलपर हो, वो जरूरी नहीं कि उन्होंने पैसा ही कमाना है, तो हाउसिंग प्रोजेक्ट के अलावा सैनिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें, तो ये भी मैं समझता हूँ मुल्क की खिदमत भी होगी, उनके लिए बिजनेस के नए एवेन्यूज भी होंगे और मुल्क की मैशत के लिए भी बहुत बेहतरी होगी। तो मैं समझता हूँ कि कराची जैसे शहर को अभी इंडस्ट्रियल जोन मजीद चाहिए, क्योंकि देखें 30-40 करोड़ रुपए एकड़ पर ये जो आपकी जो कहते हैं फी एकड़ आप उसकी जमीन की कीमत अगर हो तो आप वायबल प्रोजेक्ट खड़े नहीं कर सकते। और इसके अलावा भी जो भी मैं कई एरियाज में गया हूँ इलेक्शन कैंपेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो मैंने देखा कि इंडस्ट्रियल एरियाज के हालात जो हैं वो कोई अच्छे नहीं है, काबिल जिक्र नहीं है, बहुत बुरा। वो इंडस्ट्री आपके लिए देती है जो इंडस्ट्री देखे, हमें बड़ी शर्म आती है कि अपने गाहक को बाज़ गाहक जो है ना आप अपनी फैक्ट्री में ले जाते हुए जो बाहर से आता है उसका इमेज एक ऑलरेडी अपना नेगेटिव हो चुका होता है। फैक्ट्री के अंदर आप चमकती दमकती फैक्ट्री दिखाएं, मशीनरी चलती दिखाएं और सारी चीजें, लेकिन एक इमेज जो होता है डेफिनेटली वो खराब होता है कि जब आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त ना हो। तो मेरे ख्याल में ये इंडस्ट्रियलिस्टों का भी ये हक बनता है कि उनको भी साफ सुथरा और एक अच्छे माहौल दिया जाए, अच्छा माहौल दिया जाए। मियां अंजुम निसार साहब, मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मजीद भी आपसे गुफ्तगू जारी रहती, बड़ा लुत्फ आ रहा था, बहुत अच्छे हमारे आइडियाज़ डिस्कस हो रहे हैं और ज़ाहिरी बात है इस तरह के डिस्कोर्स होना चाहिए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, वंस अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर कमिंग ऑन द शो एंड एलैबोरेटिंग ऑन द इलेक्शंस एंड ऑल्सो अगेन लाउड यू फॉर योर एफर्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड बिजनेस इन पाकिस्तान। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाजरीन, फिर वापस आते हैं, सम अप करते हैं, कुछ आइडियाज़ आपके सामने और प्रेजेंट करते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं यही बोलूँगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर वो नोट्स ले रहे हैं तो ये बड़ी अहम आज जो डिस्कशन हुई है
इसके नोट्स जो हैं शाम को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को पुटअप करें कि बुनियादी तौर पे अगर सनत और तिजारत के शोबे में अगर तरक्की करनी है तो सनती और तिजारती इलाके जो हैं वो बड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड, लॉजिस्टिकली सही कनेक्टेड और पब्लिकली अवेलेबल एट अफोर्डेबल कॉस्ट होने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तिजारत और सनत के शोबे की तरफ आ सकें। और मैं दोबारा गुजारिश करूंगा, प्राइवेट सेक्टर में भी जो लोग हैं हाउसिंग का काम ज़रूर कर रहे हैं, इंडस्ट्री भी बड़ी लुक्रेटिव चीज़ है, इंडस्ट्री की तरफ आएँ, पाकिस्तान के अंदर सनतें लगेंगी और बिलखुसूस अगर वो जिसे मालियाती तौर पर अच्छी होंगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है और कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। रुपया पैसा हमारी टीम की जानिब से अल्लाह हाफिज़।